नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार सालवी सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो मैथ्स की जो सीरीज चल रही है उसमें परसेंटेज चैप्टर हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने परसेंटेज चैप्टर है उसके बहुत सारे क्वेश्चन हल कर लिए हैं। अभी इसी सीरीज में हम और क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और कोई भी सवाल आपसे चूके नहीं। चलिए, अब हम आज का जो सेशन है बहुत फैंटास्टिक सेशन होने वाला है, इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 54 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 12 अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्टेन कितने करने हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है वो पूछा है, मतलब न्यूनतम पासिंग मार्क्स चाहिए इसमें। चलिए, अब हम इसको पिछली बार भी क्लास में मैंने बताया था कि जब भी इस प्रकार से सवाल आता है तो हम उसको कैसे हल करते हैं, अंकों का योग कर देते हैं। अंकों का योग और उसमें भाग दे देते हैं हम जो परसेंटेज दिया है उसका अंतर। उम्मीद करता हूं आपको ये बात याद होगी। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अंकों का योग मतलब 54 तो ये है और 12 ये है, जोड़ेंगे क्या हो जाएंगे आपके 66, और परसेंटेज का अंतर 52 में से 30 माइनस करूँ आएगा 22। इसका जब मैं डिवाइड दूंगा तो हमारे 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1% कितना है? 3। 1% कितना है? 3 है। पूछा क्या है? पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। देखिए दोस्तों, ये 30% अंक लाया था और 54 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। मतलब ये 54 जो है, 54 अगर ये अंक है, इसको हम परसेंटेज में चेंज कर लें तो पता चल जाएगा। 30 में वो जो परसेंट आएगा उसको हम ऐड करके इसका हम आराम से हल कर सकते हैं। देखिए, मैं 54 में 3 का डिवाइड दे देता हूँ। मतलब अगर 3 1% है तो 54 कितना परसेंट है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 54 में 3 का डिवाइड दे देंगे। कितना आएगा? 18%। इसका मतलब प्रश्न यह है कि एक परीक्षार्थी जो है वो 30% अंक प्राप्त किए और 18% अंकों से फेल हो गया। मतलब पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए थे? 30% तो जो लाया था वो, और 18% जिनसे वो फेल हो गया। कुल मिला के अंक चाहिए 48%। डी वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। देखिए, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। ये जो ट्रिक है ये भी मेरे ख्याल से YouTube के इतिहास में पहली बार मैंने बताई है आपको। इससे पहले ये वाली ट्रिक किसी ने नहीं बताई होगी। इससे पहले क्या हुआ होगा, कैसे करते हैं हम, क्या करते हैं, पहले 30% निकाल लेते हैं, फिर उसमें 54 जोड़ते हैं और फिर उसका परसेंटेज निकालते हैं। हमको इतनी बड़ी ट्रिक को फॉलो नहीं करना है, हमको शॉर्ट ट्रिक का यहाँ पे यूज करना है। जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें आपके पास टाइम सीमित रहता है और सीमित समयावधि में ही हमको प्रश्नों को हल करना रहता है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि जितनी छोटी विधि से आप प्रश्न को हल करेंगे उतना आपका अच्छा रहेगा। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें 30% अंकों से तो अंक तो वो परीक्षार्थी लाया था और 54 अंकों से फेल हो गया, तो हमने 54 को ही परसेंटेज में बदल लिया। 54 को जब हमने परसेंटेज में बदला तो आया 18%। मतलब 30% तो वो लाया था, 18% नहीं लाया पाया था, तो दोनों को मिला के हो जाएगा 48%। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने थे। उसने 174 अंक प्राप्त किए तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितने के थे? कुल पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक पूछा है। दोस्तों, इसमें क्या दिया है, इसने 35% अंक लेने थे और 174 अंक प्राप्त करने के बाद वो कितने, 36 अंकों से फेल हो गया। मतलब 174 में अगर मैं 36 जोड़ दूं, अगर वो 36 अंक और ले आता तो पास हो जाता, और पास हो जाता मतलब न्यूनतम अंकों से पास हो जाता, तो वो कितने परसेंट लाता, 35%। मतलब मैं क्या करूंगा, अंकों का योग तो करूंगा पर परसेंटेज एक ही बार दिया है तो हमें वही लिख दूंगा। इसमें क्या हो जाएगा, 174 प्लस 36 अपॉन 35।
और इसमें क्या पूछा है, पूर्णांक पूछा है। पूर्णांक हमेशा 100% होता है, इसलिए मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, ये ऐड होने पे आपके आ जाएगा 210, 210 बटे में है 35 और इनटू हो जाएगा 100 का। दोस्तों 35 की टेबल चाहे आपको नहीं आती हो, पर 7 की टेबल आपको जरूर आती होगी। मैंने क्या किया, इसका डबल कर लिया तो 70 हो गया। 70 में मेरे को केवल 7 की टेबल ही बोलनी पड़ेगी। जब 70 का 7 की टेबल में बोलता हूँ 3 बार आता है 21, मतलब 70 की टेबल में ये 3 बार आएगा 210, तो 35 की टेबल में 6 बार आएगा। क्योंकि मैंने इस 35 को डबल बार कर लिया था, 35 को डबल कर लिया था, तो अब मुझे उसको भी डबल करना पड़ेगा जो मेरा आंसर आया है। तो 3 बार 70 से कटता है, मतलब 35 से कितनी बार कटेगा, ये 6 बार। आपका जो पूर्णांक है वो हो जाएगा 600। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, भाग देने की ट्रिक भी समझ में आई होगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में अनिल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषय में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको हम एक शानदार ट्रिक से करने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं, जो 3 विषय थे, 4 विषय टोटल थे, उसमें से 3 विषय में इसने 81%, 66% और 61% अंक लिए। हम देख लेते हैं 81%, 66% और 61%, और एवरेज में उसके अंक कितने थे, 70%। चौथा विषय जो है वो हमें अभी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा विषय। दोस्तों चौथे विषय के अंक निकालने हैं। चलिए अब हम इन सबको, एवरेज का मतलब क्या होता है, सबको 70 तक ले जाना। जब हम 81, मान लो सबका एवरेज 70 है, लेकिन ये इसमें कितना ज्यादा लाया, 70 से कितना ज्यादा लाया है, यहाँ पे 11 अंक ये 70 से ज्यादा लाया, 70 से ये 11 अंक ज्यादा लाया। और ये 70 से इसने क्या किया, यहां पे ये 4 अंक कम लाया, 4 अंक कम लाया। यहां पे 70 से इतने क्या किया, ये 9 अंक कम लाया। अब देखिए कितना ज्यादा और कितना कम हो रहा है। यहां पे 11 ज्यादा है, यहां पे 4 कम है। कुल मिला के कितना हो गया, 11 में से मैं 4 माइनस कर देता हूं, आएगा 7। 7 में से मैं 9 माइनस करूंगा, आएगा माइनस का 2। मतलब माइनस का 2 जो हुआ, यहां इन सब में मिलकर -2 हो रहा है। वो जो -2 है वो लास्ट वाले में जुड़ा होगा, तभी यहां पे -2 हुआ है। मतलब हम क्या करेंगे, 70 तो वो लाया था, इसमें जो यहां पे जो माइनस में, अगर यहां पे वैल्यू माइनस में आ रही है, यहां पे वैल्यू अगर माइनस में आ रही है, तो हम वो माइनस वाली वैल्यू को यहां पे ऐड कर देंगे। तो हम इन दोनों का टोटल निकाल के क्या बोलेंगे कि 72% अंक उसने चौथे विषय में प्राप्त किए थे। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अभी अगर यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर से समझा देता हूं। देखिए दोस्तों 4 विषय थे, एक विषय में 81%, दूसरे में 66%, तीसरे में 61%, चौथे का पूछा है और चारों का एवरेज दिया है। जब भी एवरेज एक परसेंट दिया हो तो हम क्या करते हैं कि इस एवरेज से सबका अंतर निकाल लेते हैं। तो इस 70 से 81 का अंतर कितना था, 81 11 ज्यादा था, और ये 66 4 कम था, और ये जो 61 है ये 9 कम था। कुल मिला के कितने ज्यादा या कम हो गए, हमने देखा 2 कम हो गए। एवरेज से 2 कम होने का यह मतलब है कि अगले वाले ने 2 इसमें ज्यादा मिलाए थे होंगे, तब जाके वो एवरेज बना होगा। तो हमने ये जो 2 थे ये अगले वाले को दे दिया इस 70 से, तो 70 में हमने क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया, तो हमारा आंसर आ गया 72%। उम्मीद करता हूं अब आपके इसके फंडे एकदम क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 1100 लड़कियां तथा 900 लड़के बैठे, इनमें से 50% लड़कियां तथा 40% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? दिया क्या है, उत्तीर्ण का परसेंट दिया है और पूछा है अनुत्तीर्ण का परसेंट। देखो परसेंटेज में उत्तर मांगा है, तो फिर से मैं आपसे वही प्रश्न करूंगा। सभी अपने दिल पर हाथ रख के, अपने दिल के अंदर जो है उसकी कसम खा के सोचना, थोड़ा सा निश्चय करना कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए परसेंटेज में उत्तर पूछा है,
तो क्या मैं 1100 और 900 का उपयोग करूं? संख्या पूछी होती तो मुझे जरूर 1100 और 900 का उपयोग करना पड़ता, वो मैं बाउंड हो जाता, मेरी मजबूरी हो जाती कि मैं 1100 900 का उपयोग करूं। पर है क्या, इसमें जब पूछा ही परसेंटेज में है तो परसेंटेज तो हम किसी भी फिगर से निकाल सकते हैं, अनुपात से भी निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हमें 1100 और 900 का उपयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बोला है कि परसेंटेज में उत्तर पूछा है, परसेंटेज में उत्तर पूछा है तो हमें रेशो का ही उपयोग कर लेना चाहिए। अगर वो पूरे संख्या पूछता तो हम पूरे इस 1100 का और 900 का उपयोग करते हैं। तो मैं ले लेता हूं गर्ल्स और बॉयज। गर्ल्स जो है वो 11, मैं यहाँ पे 2 जीरो काट दे, इसके भी 2 जीरो काट दे। रेशो क्या आ गया, 11:9 का है, तो 11:9 के रेशो में लड़कियां और लड़के हैं। इसने बोला है कि 50% लड़कियां पास हुई है। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, मतलब 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है। इसका यह मतलब है कि 50% लड़कियां फेल भी हुई है, क्योंकि 50 मतलब आधा, 50 और 50 100 हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, फेल का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, फेल का मल्टीप्लाई कर दूंगा। और क्या है, इसने बोला लड़के जो है, लड़के वो 40% पास हुए हैं। 40% लड़के पास होने का मतलब है 60% लड़के फेल होना, 60% लड़के फेल होना। और चूंकि मैंने क्या किया है, रेशो में पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, रेशो के टोटल का डिवाइड दे दूंगा। चलिए इसको हल करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 550 प्लस अपॉन में 20। देखिए 550 में मैं 540 जोड़ूंगा, ये 500 500 1000 हो गए, 1090 में मैं 20 का भाग दूंगा तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, और 109 का जैसे ही मैं आधा करूँगा तो आपके आंसर आएगा 54.5। उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक बड़ी अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आई होगी। एक बार और समझाना चाहूंगा कि अगर परसेंट में उत्तर पूछा हो तो आपको ये पूरी राशियों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट रेशो से ही उसको हल कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2013 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2015 में इसकी जनसंख्या कितनी थी? देखिए दोस्तों, 15 लाख जनसंख्या थी 2013 में, हम 15 लाख ऐसे लिख लेते हैं। 15 लाख की जनसंख्या थी और हर परसेंट जो है 10% की वृद्धि से वो ग्रोथ कर रही है। तो अब देखिए 15 लाख का 10% कितना होगा, 15 लाख का 10% होगा 1.5 लाख। तो हम यहाँ पे 1.5 लाख इसमें ऐड कर लेते हैं। यह है पहला साल, 1.5 लाख इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 16,50,000। अब अगले साल जो जनसंख्या बढ़ेगी वो इस 16,50,000 पे बढ़ेगी। तो 16,50,000 का 10% कितना होगा, 1,65,000। ये हमने 1,65,000 किया और अब हम इसको ऐड कर देते हैं। दोस्तों, जब दूसरा साल का अंत होगा तो टोटल जनसंख्या हो चुकी होगी 18,15,000। देखिए 18,15,000 जो ऑप्शन है वो कौन सा वाला है, आपके डी वाला ऑप्शन जो है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए 18,15,000 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 18.15 लाख, 18.15 लाख। ये 15 लाख लिखा था, यहाँ पे लाख लाख लाख, मतलब यहाँ पे मैं 1 लाख का मल्टीप्लाई सब में कर सकता हूं अगर मुझे इस टाइप से लिखना है तो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक मकान का मूल्य 6 लाख रुपए है तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य 4,37,400 हो जाएगा? चलिए इस बार कमी होती है तो हम मकान का मूल्य लिख लेते हैं 6 लाख।
दोस्तों इसको मैं बड़े तरीके से ना करते हुए, किसी सूत्र का उपयोग ना करते हुए डायरेक्ट ही हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका कारण ये है कि ये डायरेक्ट सोल्व करने में जल्दी से हो जाता है, और हम अगर उपयोग करेंगे, सूत्र का उपयोग करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और ऊपर से आपको सूत्र भी याद करना पड़ेगा। इसलिए आपके लिए सामने जो मैं ट्रिक का उपयोग कर रहा हूँ, जो कमज़ोर बच्चे हैं जिनको सूत्र याद नहीं होते हैं, ये उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। चलिए हम क्या करते हैं, 6 लाख हमने लिख दिए। पहले वर्ष में, पहला जो वर्ष है उसमें 10% कम कर देते हैं। 10% कितना होगा? 60,000, 1 0 कम, माइनस कर देते हैं, कितना आएगा? 5,40,000। अब अगले साल जो है सेकंड ईयर जो है, उसमें हम इसका 10% माइनस करेंगे, इसका 10% माइनस करें, क्या आएगा? 54,000। चलिए माइनस कर देते हैं, अब हम माइनस कर लेते हैं, ये इधर से उधार ले लेंगे तो ये तो 400 आ ही जाएगा। यहाँ पे बचा आपके 15 में से 8 माइनस करेंगे, आ जाएगा 7, और यहाँ पे बचा 7 में से 4 जाएंगे 3, और ये 4,37,400 ही दिया है क्या? जी हाँ, हमने मैच कर लिया है, 4,37,400 हमारा आ गया है। जब 4,37,400 आ गया है तो हमें इसके आगे और हल करने की ज़रूरत नहीं है। कितने साल में आया? 3 साल में आया, तो 3 साल जो है वही आपका सही उत्तर है। ए वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपए है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा? 80% रह जाने का मतलब यह है दोस्तों कि 20% उसमें कमी हो जाती है, क्योंकि 80% रह जाता है, 100 से वो 80 रह जाता है, 20% की कमी हो जाती है। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करते हैं? या तो हम सूत्र का उपयोग उसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। पहले हम पिछले सवाल में हमने पूरा सोल्व किया था, इस बार हम एक बार सूत्र का उपयोग करके भी देख लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि सूत्र से कैसे हल होता है। देखिए 25,000 रुपये उसका मूल्य है, और हर साल के अंत में वो कितना रह जाता है? 80% रह जाता। तो हम 2 साल बाद का पूछा, 2 बार 80% रख दो इसको। दो जीरो से मैं ये 2 जीरो पूरी कैंसिल आउट कर देता हूं, और इन 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो और कैंसिल आउट कर देता हूं। अब क्या है मेरे पास 25 मुझे यहां दिख रहा है और 8 मुझे यहां दिख रहा है। जब मैं 25 का मल्टीप्लाई करता हूं 8 में तो 200 आता है दोस्तों, 200 आता है। मतलब 25 में 8 का मल्टीप्लाई किया 200 आया, और 2000 और 2000 का जब मैं 8 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे 16,000। इसका मतलब डी वाला जो ऑप्शन है यही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। हम सूत्र का उपयोग ना करते हुए हम 25,000 में 2 बार 20% माइनस कर सकते हैं, क्योंकि 80% रहने का मतलब है 20% माइनस हो जाता है। इसका 20% कितना होगा? 10% 2500, तो 20% 5,000। इसमें से हम पहले साल में 5,000 माइनस कर देते हैं तो आएगा 20,000, और अब की बार जो 20% माइनस होगा वो इसका होगा 20,000 का। तो 20,000 का 20% कितना आएगा? 10% होता है 2,000, और 20% होगा 4,000। माइनस करने पे आ जाएगा 16,000। ये 2 बार हम माइनस कर चुके हैं, ये पहला साल था और ये दूसरा साल था। पूछा है 2 साल के अंत में कितना होता है, तो 2 साल के अंत में होता है 16,000। यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,09,350 रुपए हो तो इसका क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य पूछा है, वर्तमान मूल्य दे रखा है। दोस्तों वर्तमान मूल्य कम रहता है, क्रय मूल्य ज्यादा रहता है, क्योंकि ये क्या हुआ? वार्षिक दर से घटता जा रहा है इसका मूल्य। अब देखिए मैंने आपको
कल भी समझाया था, अगर कोई वैल्यू दे रखी है जो कम हो और उससे हमें अधिक वाली वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, कम का डिवाइड करके अधिक का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा ज़्यादा का करेंगे, भाग कम का करेंगे, तभी हमने ज़्यादा ला सकते हैं। अगर हमने कम का गुणा कर दिया और ज़्यादा का भाग दे दिया तो वो छोटी होती जाएगी। अगर अभी की वैल्यू में हमें बाद वाली वैल्यू निकालनी हो, आने वाले साल की वैल्यू निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा का भाग देंगे, कम का गुणा करेंगे, ताकि हमें बाद वाली वैल्यू मिले कि वो डिक्रीज होने के बाद वाली। और इसमें क्या है, पहले वाली वैल्यू पूछिए तो हम उसका उल्टा करेंगे। देखिए हम कैसे करते हैं, 1,09,350 जो दिए हैं वो जो है 10% घटने के बाद वाली वैल्यू है, मतलब वो 90% है। तो 100 कितना होगा, और ऐसी कितनी बार चली है ये प्रक्रिया, 3 बार चली है, तो हम इसी प्रक्रिया को 3 बार दोहरा देते हैं। 90 है तो 100 कितना होगा, 90 है तो 100 कितना होगा। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम 2 जीरो से कोई 2 जीरो ये कैंसिल कर देते हैं, और 1 जीरो से हम 1 जीरो ये वाला कैंसिल कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इस 9 से इसको पहले एलिमिनेट करने जा रहा हूं। ये 9 मैंने यहां से एलिमिनेट कर दिया। अब मैं इसको काटूंगा, तो 9 से मैं 1 बार काटूंगा। अब ये 1 बच गया है, 2 बार कटेगा, फिर 1 बच गया है, फिर 1 बार कटेगा, और अब की बार 4 बचा है, 5 बार कट जाएगा। अब मैं फिर से इस 9 को एलिमिनेट करूंगा, इससे 9 से ये 1 बार कट जाएगा, फिर 3 बच गया तो 3 बार कट जाएगा, 27 3 बार आता है, 27 3 बार आता है, 4 बचा है, 4 45 हो गया, तो फिर ये 5 बार कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारे पास बची है संख्या 135। फिर से हम इसमें 9 का डिवाइड देते हैं। 9 का जब इसमें 9 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये आएगा, 9 से 1 बार कट जाएगा, और अब ये जो है यहाँ पे बचा 4, फिर 5 बार कट जाएगा। दोस्तों यहाँ 15 बचा है, और यहाँ पे 100 और 100, जब मैं 15 में 100 का गुणा करूँगा तो 1500, और फिर उसमें 100 का गुणा करूँगा 1.5 लाख। मतलब सी वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है कि 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य 1,50,000 रुपये था। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सूत्र का तो उपयोग कर रहे हैं, पर वो सूत्र ना लिखते हुए डायरेक्ट उसको अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए मैं मौखिक आपको समझा रहा हूं कि ज़्यादा का गुणा करना है, कम का भाग देना है, वो सूत्र का ही एक हिस्सा है। इसलिए हमने सूत्र को एलिमिनेट करके आपको डायरेक्ट ही ऐसा इस विधि को अप्लाई करना सिखाया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक मशीन का क्रय मूल्य 3 लाख रुपए है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। दोस्तों दिया है 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास हो रहा है, तो 3 वर्ष बाद पूछा। ये उसका अपोजिट है दोस्तों। हमने अगर पहले की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा का गुणा करते हैं, कम का भाग देते हैं। बाद की वैल्यू निकालनी हो तो हम उसका उल्टा करेंगे, कम का गुणा करेंगे और ज़्यादा का भाग देंगे। चलिए दोस्तों अब हम इसको हल करते हैं। मशीन का मूल्य जो दिया है वो दिया है 3 लाख रुपए। मैं यहाँ 3 लाख रुपए लिख लेता हूँ, और जैसा कि मैंने बताया कम का गुणा करना है, ज़्यादा का भाग देना है। 10% अगर वो माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 90%। 3 बार यही प्रक्रिया हम लागू करेंगे। देखिए इन 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दिए, और 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दिया, इस 1 जीरो से इसका 1 जीरो, और इन 2 जीरो से इसके 2 जीरो मैंने काट दिए। अब मेरे पास यहाँ 300 बचा है, और यहाँ 9 बचा है, यहाँ 9 बचा है, यहाँ 9 बचा है। 9 का क्यूब जो होता है वो होता है 729। चलिए मतलब 729 में 300 का मल्टीप्लाई करने पे मेरा आंसर आने वाला है। मैं कर देता हूँ 300 का मल्टीप्लाई 729 में। 2 जीरो में एडवांस में लगा लेता हूँ। अब मुझे बस 3 का मल्टीप्लाई करना रहा है। 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 2 कैरी हो जाएंगे, 8 हो गया, और ये 21 हो गया। मतलब 2,18,700 जो है
सी वाला जो ऑप्शन है यही मेरा सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस पे आप वो वाली मेथड भी लगा सकते हैं। 3 लाख में से 10% माइनस करते जाओ, फिर आएगा आपके 2,70,000, उसका फिर 10% मतलब 27,000 माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसमें हम फिर से उसका 10% माइनस कर देंगे, तो आपके यही आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 7,29,000 रुपए में एक भूखंड खरीद कर उस पर 13,31,000 की लागत से मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। दोस्तों आप किसी भी बुक में देखने जाओगे तो इस प्रश्न को बहुत ही बड़े रूप से हल करना पड़ेगा। हम बुक का इसमें उपयोग नहीं करते हुए हम एक ट्रिक लगाते हैं इसमें। ये ट्रिक इसी क्वेश्चन के लिए लागू होगी। इसी क्वेश्चन का मतलब इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो उसी में लागू होगी। आप ये देखेंगे कि देखो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 9 का क्यूब दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है, 9 का क्यूब दिख रहा है। और मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, 11 का क्यूब दिख रहा है। 11 का क्यूब, 11 का क्यूब। दोस्तों 3 0 से 3 0 तो एलिमिनेट हो ही जाएगी। जब ये 9 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है, जो अगर क्यूब और क्यूब घात अगर बराबर है तो जो घात है वही आपका आंसर है। इसका मतलब सी वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। ये वाली ट्रिक कोई किसी बुक में आपको नहीं मिलेगी, कोई टीचर आपको नहीं समझाएगा, पर YouTube के इतिहास में पहली बार मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर इसका और ये इस टाइप का क्वेश्चन तभी बनेगा जब वो 9 की कोई पावर रही हो और 11 की कोई पावर रही हो, तभी इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये भी दे सकता था कि 9 की पावर 4 करके यहाँ लिख देता और 11 की पावर 4 करके यहाँ लिख देता, तो आपके जो आंसर आता वो 4 साल हो जाता। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 वर्ष आपका सही उत्तर है, क्योंकि 3 जो है यही आपका इस दोनों में पावर है। चलिए अगला प्रश्न है, 288 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है। दोस्तों मैंने आपसे एक बार बोला था कि यदि आप 12.5 का पहाड़ा याद कर लें तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि 12.5 का पहाड़ा जो है वो बहुत जगह काम आता है। अब यहाँ वो वही चीज़ काम आने वाली है। देखिए इसको मैं 12.5% को अगर मैं किसी भिन्नात्मक रूप में चेंज करूं, 12.5% को मैं कैसे लिख सकता हूं, 12.5% को मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसमें मैं क्या कर देता हूं, 100 का भाग दे देता हूं, तो क्या आएगा, एक 0 हटा दी। अब इसको काटेंगे हम। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 12.5 की टेबल में 100 8 बार आता है, फिर भी मैं इसको डायरेक्ट ना काटते हुए आपको समझाने के लिए पूरा काट रहा हूं। मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं कि 1/8 आएगा। हम इसको 25 से काट देते हैं तो ये 5 बार कट जाएगा, और 25 से ये कट जाएगा 40 बार, और फिर ये 5 से 1 बार कट जाएगा, और ये कट जाएगा 8 बार। ये आया यहाँ पे 1/8। 12.5% अधिक होने का मतलब वो कितना अधिक है, 1/8 भाग अधिक। 1/8 भाग अधिक होने का क्या मतलब है कि यदि कतार में बच्चों की संख्या स्तंभ से अधिक है, मतलब अगर स्तंभ में 8 बच्चे होंगे तो कतार में 8 + 1 9 बच्चे होंगे। अगर स्तंभ जो है स्तंभ में 8 बच्चे हैं तो कतार में 9 बच्चे हैं। अब आप ये देखिए दोस्तों कि हम क्या करेंगे, इस 8 और 9 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे सामने आएगा 72। 72 से ये डिविजिबल है क्या, हम देखते हैं 72 से ये डिविजिबल है या नहीं। तो हम देखेंगे 72 का इसमें भाग दे देते हैं, 72 का भाग दे देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं 72 की जगह क्या लिख देते हैं, 8 × 9 ही लिख देते हैं, ताकि हमको काटने में आसानी हो जाए। एक बार 8 से कट जाए, एक बार 9 से कट जाए। तो देखिए 8 से काटते हैं, 8 × 24 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, 8 × 48, और 9 से 4 बार कट जाएगा। मतलब 72 की टेबल में ये 4 बार आता है, 288।
दोस्तों अब हमको ये करना है, इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे यदि ये 4 आ रहा है, यहाँ पे यदि ये 4 आ रहा है तो इसको आपको क्या करना रहेगा, रूट निकालना रहेगा। इसका आपको रूट निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका जो रूट है, 4 का जो रूट है वो क्या होता है, 2 होता है। अब हमारे पास आंसर आने ही वाला है। इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो स्तंभ में आपके आ जाएंगे 16 बच्चे और कतार में आपके आ जाएंगे 18 बच्चे। पूछा क्या है, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है, प्रत्येक कतार में 18 बच्चे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ी सी ट्रिक आपको याद करने की रखी रहेगी, इसलिए क्योंकि हम इसको छोटे रूप में हल करना चाहते हैं। हम कोई ज़्यादा बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना चाहते हैं, हम वर्ग समीकरण नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा याद करके रखना। जब भी इस प्रकार का सवाल आता है तो वहाँ पे एक वर्ग समीकरण बन जाती है, और वर्ग समीकरण थोड़ी को हल करना थोड़ा सा कठिन लगता है बच्चों को, होता नहीं है हालांकि, पर बच्चों को अगर कठिन लगता है तो हमने उसकी ट्रिक निकाली है। हम ये चीज़ याद रखेंगे कि पहले हम देख लेंगे, जब भी इस प्रकार का सवाल आता है 12.5% वाला, तो हम देख लेंगे 12.5% को हम क्या कर लेंगे, पहले हमने भिन्नात्मक रूप में उसको बदल लिया। 1/8 मतलब इसका यह मतलब हुआ कि अगर 8 बच्चे स्तंभ में है तो 8 और 1 9 बच्चे कतार में है, तो हमने क्या कर लिया, 8 लिख लिया इधर और 9 बच्चे। पर 8 और 9 का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने बच्चे आएंगे, 72 बच्चे ही आएंगे। पर 72 बच्चे तो वहां थे नहीं, 72 की जगह कितने बच्चे थे, 288। तो मैंने क्या किया, 72 में 288 में 72 का डिवाइड दे दिया। अब कितना आया, 4 बार आया, हमारे पास कितना आया, 4 आया। तो इस 4 का मैं रूट निकालूंगा। बस आपको यही चीज याद रखनी है कि जो भी आएगा यहां पे भाग देने पे उसका रूट निकालना है। रूट निकाल लूंगा, मैं लिख देता हूं, यहां पे याद रखना है। याद रखना है कि हमें इसका रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, 4 का रूट निकालेंगे 2। अब हमारे जो हमने पहले स्तंभ का और कतार का रेशो निकाला था 8:9, उस रेशो में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्तंभ और कतार में जो संख्याएं हैं बच्चों की वह आ जाएगी। पूछा क्या है, कतार का, तो कतार में कितनी संख्या है, 18। यही आपका सही उत्तर है। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न आता है। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, मैंने बोला था बहुत से प्रश्नों में वो फॉर्मूला आपके काम आएगा। वो फॉर्मूला था +-a +-b +-a इंटू b अपॉन 100। इस प्रश्न में भी हम इस फॉर्मूला को लागू कर सकते हैं। ये यूनिक फॉर्मूला है दोस्तों, हर जगह नहीं तो बहुत सी जगह आपके ये काम आता है। चलिए आप देखेंगे, वर्ग की भुजा, प्रत्येक भुजा मतलब वर्ग इधर से भी बढ़ता है उधर से, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। जब हम एक भुजा में वृद्धि करेंगे ऑटोमेटिक दूसरी भुजा बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, a भी 10 है और b भी 10 है। जब a भी 10 है, बढ़ रही है, प्लस करेंगे, बढ़ रही है, प्लस करेंगे, और दोनों प्लस है तो यहां भी प्लस आएगा, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 10 और 10 20 और 1 21, जो 21% है वही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। कोई वर्ग नहीं बनाना है, ना वर्ग की भुजा को x मानना है, ना y मानना है, ना कुछ कोई भी वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं है। बस आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। आपको जहां वृद्धि हो रही है वहां प्लस का साइन लगाना है, जहां कमी हो रही है वहां माइनस का साइन लगाना है, और इन दोनों साइन को देख के ये वाला साइन डिसाइड करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों 30% की वृद्धि कर रहे हैं, फिर से वही अप्लाई कर देते हैं, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। वृद्धि हो रही है तो हम प्लस करेंगे 30, फिर प्लस करेंगे 30, और फिर प्लस करेंगे 30 का 30%। 30 और 30 हो जाएगा 60, यहां 2 0 से 2 0 काट देंगे और 3 3 9 हो जाएगा। 60 और 9 जैसे ही जोड़ूंगा मैं आएगा
69। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पिछला जो प्रश्न था उसी का ये जुड़वा भाई है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या का 20% के बराबर टॉफी मिले। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली? दोस्तों इस प्रश्न को भी हम अगर गणितीय विधि से हल करें तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका एक हम ट्रिक लेके आए हैं। आपको क्या करना है, जितनी टॉफी बांटनी है और जितना परसेंट के बराबर दिया है, कितना परसेंट दिया है, 20% दिया है, तो हम इसका 20% कैलकुलेट कर लेंगे। 20% पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए हम 20% कैलकुलेट करेंगे, मतलब 20 से ये कटता है आपके 5 बार, मैं 5 से इसमें डिवाइड दूंगा, 5 एकन 5, और फिर क्या बचेगा, 5 दूना 10 और फिर 5 एकन 5। दोस्तों 20% कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका हम अंडर रूट निकाल देंगे। इसका जो अंडर रूट, चाहे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यही अंडर रूट निकाल देता हूँ, लगा देता हूँ, तो आपकी ये ट्रिक बन गई कि जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको अंडर रूट के अंदर जो टॉफिया है वो लिख के कितना परसेंट दे रखा है उसका गुणा करना है और उसका वर्गमूल निकाल लेना है। यही आपकी नई ट्रिक है। चलिए मैं जब इसमें 121 का रूट निकालूंगा तो क्या आएगा, 11, क्योंकि 11 का 11 में गुणा करने पे आते हैं 121, मतलब हर एक बच्चे को 11 टॉफी मिली। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वर्ग समीकरण का प्रश्न है, इसलिए इसमें रूट लगाना अनिवार्य है। आपको ये याद करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बड़ी ट्रिक से इसको हल करना पड़ेगा। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप बड़ी ट्रिक पे जाना चाहते हैं, लॉन्ग मेथड पे जाना चाहते हैं या इस शॉर्ट मेथड पे। बस एक थोड़ा सा याद रखने की बात है कि जब भी इस प्रकार का सवाल आता है हमको रूट लगाना है, जितनी टॉफियां दी है उतना लिखना है और उसका उतना परसेंटेज निकाल देना है जितना परसेंट दिया है, और जो भी वैल्यू आती है उसका रूट निकाल देना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मक्का के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपए में पहले से 10 किलोग्राम मक्का अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद मक्का का भाव कितना है? चलिए दोस्तों, प्रश्न इस प्रकार का जो प्रश्न है हमने पहले भी हल किया है। इसको हल करने का तरीका यह है, मैं आपको थोड़ा सा इसका मॉरल बता देना चाहता हूं कि वास्तव में हम ऐसा क्यों करते हैं। क्या दिया है, 20% कमी हो गई। पहले भी व्यक्ति 600 खर्च करता था, अभी भी 600 रुपए खर्च कर रहा है, पर 20% कमी हो गई तो हम देखेंगे अब उसको, अगर वो उतनी ही मक्का खरीदे जितनी पहले खरीद रहा था तो उसको कितना खर्च करना पड़ेगा। उसको खर्च करना पड़ेगा, उसको कितना कम खर्च करना पड़ेगा ये हम निकालेंगे। तो ये आपके आ जाएगा 120, मतलब 120 रुपए अब उसको खर्च करने की जरूरत नहीं है, पर वो कर रहा है खर्च, और इस 120 को खर्च करने के कारण उसको क्या मिल रहा है, 10 किलोग्राम मक्का अधिक मिल रही है। तो मैं इसका ये मतलब हुआ, ये जो 120 आया ये 10 किलोग्राम मक्का का मूल्य है अभी में, वर्तमान में, ये कमी होने के बाद में, और कमी होने के बाद का ही मूल्य पूछा है, तो मैं इसमें 10 का भाग दे देता हूं, ये आ गया 12। मतलब अभी वर्तमान में जो मक्का है वो 12 रुपए प्रति किलोग्राम है, 12 रुपए प्रति किलोग्राम। सी वाला जो उत्तर है यही सही है। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। दोस्तों अभी हमने वर्ग वाला प्रश्न किया था, यह भी उसका भाई है। इसमें क्या बोल दिया, आयत की लंबाई और चौड़ाई होती है, अलग अलग होती है, इसलिए इसमें 2 बार परसेंटेज दे रखा है, करने का तरीका वही रहेगा। क्या बोला है, वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है। देखो यहाँ पे वृद्धि है और यहाँ पे कमी है, तो फॉर्मूला हमारा वही है, बस हम जहां पे वृद्धि हुई है वहां प्लस करेंगे और जहां कमी हुई है वहां माइनस करेंगे। देखिए एक बार तो उसने क्या किया, लंबाई में वृद्धि कर दी और चौड़ाई में उसने कमी कर दी। अब एक प्लस है एक माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इस 20 का भी 20% कैलकुलेट कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, मतलब 20 से तो 20 भी कैंसिल। अब क्या बचा आपके माइनस का
4%। माइनस में आंसर आ रहा है, मतलब 4% की कमी ही होगी, और प्रश्न में भी कमी दिया है। ये प्रश्न कमी यहाँ पे देख के थोड़ा सिंपल बना दिया है। हो सकता है कि यही ऑप्शन में वो आपको बरगलाने के लिए एक जगह 4% वृद्धि लिख दे और एक जगह 4% कमी लिख दे, तब समस्या होती है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का आया है तो 4% कमी ही होगी, तो हम कमी वाला ऑप्शन उसमें से लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। यह इसका है, इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। देखिए दोस्तों, जब इस प्रकार का सवाल आता है, क्या बोल रहा है, 50% वृद्धि हो गई है। क्या कर दिया, लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी। अब हम चौड़ाई कितनी कम करें कि क्षेत्रफल तो उतना ही रहे जितना पहले था। दोस्तों क्षेत्रफल वही रखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम मान लेते हैं कि जो इसकी लंबाई थी वो अपने आप में 100% थी। अब लंबाई कितनी हो गई है, 150%। और चौड़ाई जो है उसको हमें कम करनी है। तो हम क्या करेंगे, जितनी वृद्धि करी है उसका ये 50 जो है वो कितना परसेंट है, यही आपका आंसर रहेगा। चलिए मैं इसको काट देता हूं, ये 3 बार कट जाएगा। 100 में 3 का भाग देता हूं, 100 में 33 बार तो कट जाएगा। 33 सहित 1/3% जो है ये आपके आएगा। 33 सहित 1/3 जो है वो है सी वाला ऑप्शन, मतलब सी वाला ऑप्शन आपके सही है। एक बार और मैं समझा देता हूं, इसमें हम क्या करेंगे, जितनी वृद्धि हुई है उसको हम लिखेंगे और जितनी वृद्धि हुई है उसको हम 100 में जोड़ के बटे में लिख देंगे और 100 का ही गुणा कर देंगे। यही आपका उत्तर होगा। अब चाहे तो आप इसका एक फॉर्मूला टाइप बना के याद रखने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो वृद्धि हुई है उसके बटे में 100 प्लस वृद्धि और इनटू 100। यही आपका, इस फॉर्मूले से आप चाहे परसेंटेज कुछ भी दिया हो, अगर 60 दिया हो तो हम यहाँ पे 60 ऐड कर देंगे, ऊपर भी 60 लिख देंगे। अगर 70 दिया हो तो 70 लिखेंगे, 70 ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे 20 दिया हो तो 20 ऊपर लिखेंगे और 20 ऐड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 40% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। दोस्तों त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, सवाल हमारा वही है, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी वाला फॉर्मूला ही इसमें यूज करेंगे। तो 40% जब वृद्धि हो रही है तो हम, क्योंकि त्रिज्या वृत्त जो होता है वो चारों तरफ से होता है, एक त्रिज्या सब तरफ होती है, मतलब वृद्धि सब तरफ से हो रही है, तो हम ए और बी 2 आयाम लेके चलेंगे। एक तरफ भी वृद्धि हो रही है और दूसरी तरफ भी वृद्धि हो रही है, तो हम दोनों तरफ इसको क्या करेंगे, 2 बार ऐड कर देंगे और फिर 40 का 40% कैलकुलेट कर देंगे। दोनों वृद्धि है तो हमने बस वृद्धि के ही साइन लिए हैं। ये 80 आ जाएगा, ये प्लस करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 16 96 बी वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। मतलब अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या में 40% अगर हम वृद्धि कर दें तो 96% की वृद्धि क्षेत्रफल में होगी। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी गोले की त्रिज्या में 60% कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। गोले की त्रिज्या है, सेम तरीका, 60% कमी हो रही है, हम क्या करेंगे, 60% माइनस कर दिया, माइनस कर देते हैं, और जब ये माइनस और ये माइनस रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहां पे प्लस का साइन लगाएंगे। हम यहां पे प्लस का साइन लगाएंगे। चलिए यहां प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, 60 का 60% कैलकुलेट कर देंगे। दोस्तों अब देखते हैं हम इसको कैसे हल करते हैं। माइनस का 120 हो गया ये, और यहां पे प्लस है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं,
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देता हूँ, 6 में 6 का मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा 36। 36 में से 120 माइनस करने हैं दोस्तों, 36 में से 120% माइनस करने हैं। 120 जब मैं माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा 84। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सवाल सेम है, करना क्या है, दोनों माइनस हो तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाता प्लस। फॉर्मूला हमारा वही है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। बस हमने यहाँ पे कमी देखा और दोनों तरफ कमी होगी इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया, और जब दोनों माइनस आ जाते हैं तो यहाँ पे प्लस आएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए अब हम आज के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 24,000 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े। दोस्तों टोटल मत जो होते हैं वो 100% होते हैं, 100% होते हैं, और ये जो बंदा था ये 30% ले गया, मतलब दूसरा जो बंदा है, जो जीतने वाला बंदा है, वो कितने ले गया 70% वोट ले गया। अब जीत हार जो होती है वो इनके डिफरेंस से होती है, डिफरेंस से होती है ना। तो एक बंदा जीतने वाला 70 मत ले गया और हारने वाला 30 मत ले गया, मतलब वो हारा कितने मतों से 40% मतों से हारा है। कितने मतों से हारा है 40% मतों से हारा है, और उस 40% की वैल्यू आपके दी है 24,000। तो मैं 24,000 में 40% का डिवाइड दे देता हूं, और पूछा क्या है कुल मत, तो मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि कुल जो है वो होते हैं 100%। चलिए इसको हल करते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करके मैं 4 से इसको काटूंगा, 4 से ये 6 बार कट जाएगा, और ये 2 जीरो, 600 यहाँ पे है, 100 यहाँ पे है, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 60,000। डी वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। जो बातें मैंने बताई है आपको वो याद हो गई होगी। यदि याद नहीं भी रही है तो आपको कोई प्रश्न में समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमारी टेलीग्राम की लिंक है, आप उस लिंक से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो में जो PDF दिख रही है ये आपको वहां पे अवेलेबल हो जाए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसी उम्मीद के साथ आज की मैं क्लास यहीं खत्म करता हूं। कल के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगली क्लास में हम कल हम परसेंटेज के क्वेश्चन ही हल करेंगे, और कल हम इस परसेंटेज के चैप्टर को समाप्त कर देंगे। उसके बाद नया कोई दूसरा चैप्टर मैं आपके लिए लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।